नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीरज पंडित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान पॉइंट में। तो दोस्तों, यहाँ मैं इतिहास का सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं। इतिहास ऐसे सब्जेक्ट जो बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि बहुत बोरिंग है, उबाऊ है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। इसको पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। बहुत लड़के होते हैं जो हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन इतिहास पढ़ने के नाम पर उनको पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको इतिहास में पढ़ने के लिए थोड़ा सा रोचकता उत्पन्न करनी होगी। एक बार उसको ध्यान से पढ़ें, अपने विषय के बारे में जानें, अपने पूर्वजों के बारे में जानें, अपने पिछले जो भी राजा महाराजा हुए या जो भी घटनाएं हुई उनके जानने के बारे में प्रयत्न करें। कोशिश करें कि मैं अच्छी तरह से इसको जानूं। फिर देखिए, अगर आपको रोचकता उत्पन्न नहीं होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये मेंशन कीजिएगा, सर आपने गलत बोला था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, मेरे आपको बहुत ही रचनात्मक तरीके से, रोचक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। एक बार आप इसको तल्लीनता से पढ़ें, ध्यान दें, फिर देखें, आपको मज़ा आने शुरू हो जाएगा। और ये बात आप खुद कमेंट में कहेंगे, जहाँ तक मेरा भरोसा है। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा, इतिहास होता क्या है। इतिहास इसमें दो वाक्य जुड़े हुए हैं, दो अक्षर जुड़े हुए हैं, इति और हास। इति प्लस हास। इति का अर्थ क्या होता है? इति का मतलब होता है समाप्त हो जाना, बीत जाना, खत्म हो जाना। और हास मतलब कथा या कहानी, अर्थात जो भी कहानी खत्म हो गई है, बीत गई है, भूतकाल में चली गई है, तो वैसे कहानियों को, कथाओं को हम लोग इतिहास कहते हैं। मान लिया जाए कि आज है और ये बीत जाएगी, तो कल ये इतिहास बन जाएगी। बशर्ते उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए कि इतिहास तब तक इतिहास नहीं माना जाता है जब तक उसका कोई लिखित विवरण प्रस्तुत न हो। अगर लिखित विवरण न हो तो कोई भी साक्ष्य, तथ्य जो उसको पुष्टि करते हों, उसको हम इतिहास कहेंगे। तो आज मैं भारतीय इतिहास के बारे में आपको लोग को जानकारी देना चाहूँगा। तो भारतीय इतिहास का क्या क्रम है, आज मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालूँगा। इसके बाद में जो हो, आपको एक क्रमवार जो भी आएंगे, मैं एक एक करके आपको नई नई वीडियो में बताता जाऊँगा। तो लेट्स शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन कालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एक्चुअली आधुनिक भारत को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें स्वतंत्रता के पूर्व का इतिहास और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, बट वो भी आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ही आ जाता है। तो चलिए देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या होता है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन के संदर्भ में हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज, जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक एज। उसके बाद प्री हिस्टोरिक के एज के बारे में हम थोड़ी सी समझ लेते हैं। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक एज वैसे काल को कहते हैं जिसमें हमारा कोई साक्ष्य उपलब्ध भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें उस समय के मिले हुए अवशेषों, पत्थरों, औजारों, चाहे वो पत्थरों के हो या फिर जानवरों के अस्थियों से बने हो, तो उस काल में उस साक्ष्य के आधार पर हमें इस काल के बारे में अध्ययन को करने के लिए मिलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोग जैसा कि पढ़े होंगे बुक्स में, ये विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे नील नदी घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, ये सब सभ्यताओं में से एक सभ्यता हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता भी है, जो बृहद बहुत बड़ी सभ्यता थी। प्राचीन भारत के इतिहास के अगले क्रम में हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में वेदों की रचना हुई थी। जैसा कि आप लोग
मेरे अगले वीडियो में मैं इसके विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। फिलहाल वैदिक काल में हम लोग दो भागों में अध्ययन करेंगे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, क्योंकि इसे दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल के बाद हम लोग अगला चलेंगे महाजनपद काल। जहाँ तक हम लोग जानते हैं या इतिहासकारों ने बांटा है, महाजनपद को हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। कितने? 16 महाजनपदों के बारे में। तो जिसमें मगध, अंग, कौशल, इस तरह से करके 16 महाजनपद है, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके जब मैं वीडियो पब्लिश करता जाऊंगा आप लोग को इसकी जानकारी मिलती रहेगी। फिर आइए हम लोग पढ़ते हैं कुछ उस वक्त धार्मिक सुधार हुए थे। हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई थी, बहुत सारे लोग हिंदू धर्म से अपना मोह भंग होने लगा था, तो वो लोग कन्वर्ट होने लगे थे। कोई जैन अनुयायी बन गया, कोई बौद्ध अनुयायी बन गया। तो बौद्ध धर्म कैसे विकसित हुआ और जैन धर्म कैसे विकसित हुआ, हम ये प्राचीन भारत के इतिहास में आपको डिटेल से बताएंगे। उसके आगे चलते हैं हम लोग मौर्य काल। जी हाँ, मौर्य काल मौर्य काल के बारे में बताते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बड़ी एक साम्राज्य थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और उसके द्वारा चलाए गए धम्म, ये सब के बारे में हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों मैं दो तरह की वीडियो आपके पास लाऊंगा। एक मौर्य काल के इतिहास के बारे में, उसके पारिवारिक संरचना, उसके तौर तरीके के बारे में। दूसरा वीडियो मैं लाऊंगा प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में। उसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के समाप्ति पतन के बाद एक तरीका से कहिए कि हिंदू धर्म पतन की ओर बढ़ रहा था, तो बहुत सारे ब्राह्मणों के, विशेषकर ब्राह्मण समाज जो था वो थोड़ा भयभीत होना लगा था। तो उनमें से एक थे पुष्यमित्र शुंग। जी हाँ, पुष्यमित्र शुंग, वो काफ़ी असंतुष्ट थे। तो उन्होंने मौर्य वंश के पश्चात शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। तो उसका भी हम आगे जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम लोग कण्व वंश, सातवाहन वंश और 2-3 वंश के बारे में जानकारी लेंगे मौर्योत्तर काल में। फिर आता है आपका गुप्त काल। जी हाँ, गुप्त काल। गुप्त काल में हम लोग चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे महान शासक, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग गुप्त काल में जानकारी लेंगे। फिर आते हैं गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त वंश जब समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या क्या हुआ, उसमें हम गुप्तोत्तर काल में जानकारी लेंगे। इसमें आपको हर्षवर्धन, वर्धन वंश के शासक, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से जानकारी लेंगे गुप्तोत्तर काल में। फिर आता है पूर्व मध्य काल। ये ऐसा समय होता है दोस्तों जब मध्य काल शुरू होने और प्राचीन काल समाप्त होने के दौरान बीच के जो काल होता है, लगभग 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के मध्य का जो काल होता है, इसे हम पूर्व मध्य काल के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग मुख्यतः दक्षिण भारत के इतिहास, धर्म सुधार आंदोलन कुछ हुए थे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। धर्म सुधार के आंदोलन में हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में इस पूर्व मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है भारत पे कुछ इस्लामिक आक्रमण हुए थे। सबसे पहला एक इस्लामिक आक्रमण लगभग वही 700 से 800 के ईस्वी के बीच में हुआ था, जो हम लोग इसी पूर्व मध्यकाल के आसपास में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग भारत पे पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। तुर्क, जी हाँ, अरब आक्रमणकारियों से प्रोत्साहित होकर कुछ तुर्क जो मौके की तलाश में थे भारत में आक्रमण करने के लिए, उनमें से महत्वपूर्ण था गजनवी और मोहम्मद घोरी। जी हाँ, मोहम्मद घोरी और मोहम्मद गजनवी, ये दो तुर्क आक्रमणकारी हुए जो बहुत फेमस हुए। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे भारत पर तुर्कों के आक्रमण के संदर्भ में। तो यहाँ तक हम लोग, जब घोरी का आक्रमण होता है उस वक्त भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था
पृथ्वीराज चौहान, जी हाँ पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान का जब शासन समाप्त हुआ, मोहम्मद गोरी ने उन्हें हराया और दिल्ली पे कब्जा किया, तो वहाँ से प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। जी हाँ, प्राचीन भारत का इतिहास वहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर हम अगला चलते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिसे हम मिडाइवल एज भी कहते हैं, मिडाइवल, जिसे मिडाइवल भी कहते हैं। तो जब मोहम्मद गोरी चला गया तो उसने अपने एक सिपाह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पे बिठाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल के समय को, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय को सल्तनत काल कहा जाता है। वहाँ से हम सब लोग सल्तनत काल शुरू होता है और इब्राहिम लोदी तक चलता है। सल्तनत काल के दौरान 5 वंश मुख्य रूप से आए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश, ये 2 वंश काफ़ी महत्वपूर्ण थे। साथ में तुगलक वंश को भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ जिसमें हम पढ़ेंगे मूर्ख सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो यहाँ तक हम लोग आए। सैयद वंश बहुत छोटा सा वंश हुआ, छोटा सा सब्जेक्ट होगा, ये मैं आपको अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद अंतिम वंश लोदी वंश, यहाँ तक हमको काल को हम लोग दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल कहते हैं। तो लोदी में क्या अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी, जी हाँ। इब्राहिम लोदी का जब अंत होता है, कैसे होता है? तो मुगल काल का शासक था सबसे प्रथम बाबर, मुगल शासक थे बाबर, जी हाँ। जब भारत में वो 1526 में उसने भारत में आक्रमण किया और प्रथम पानीपत का युद्ध उसी वक्त हुआ था। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। बाबर ने किसे परास्त किया? इब्राहिम लोदी को परास्त किया। उसके बाद वहाँ से मुगल वंश की स्थापना की और इस काल को मुगल काल कहा जाता है। तो बाबर के समय से के बाद से आप चलिए, बहुत सारे शासक हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो औरंगजेब तक के काल को हम लोग मुख्य रूप से मुगल काल मानते हैं, क्योंकि उसके बाद जो हुआ मुगल काल का पतन शुरू हो गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल के बारे में, उत्तर मुगल काल के बारे में, जी हाँ। तो उत्तर मुगल काल का जो औरंगजेब के बाद का शासनकाल हुआ, वहाँ उत्तर मुगल काल कहा जाता है। ये आपको अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के मृत्यु के कैद के समय ही, जब अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया था, उसके बाद उत्तर मुगल काल का भी वक्त समाप्त हो जाता है। इसी दौरान भारत में दक्षिण में कुछ राज्यवंशों का उदय हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें विजयनगर साम्राज्य, जिसके महान शासक हुए कृष्णदेव राय। उसके बाद बहमनी साम्राज्य, जो है भी मुस्लिम धर्मावलंबियों का ही एक साम्राज्य था। फिर हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य, जी हाँ, बहुत ही ताकतवर साम्राज्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें हम लोग वीर शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, उनके वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। ये हुआ मराठा साम्राज्य। फिर हम पढ़ेंगे मराठों के अंतर्गत ही पेशवा साम्राज्य के बारे में। जी हाँ, पेशवा साम्राज्य। पेशवा में सबसे महान शासक पेशवा का बाजीराव प्रथम। जी दोस्तों, बाजीराव प्रथम के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सिर्फ बाजीराव ही नहीं, बाजीराव तो बहुत ही लोकप्रिय थे, इसीलिए मैं सिर्फ इनका एक उदाहरण प्रस्तुत किया। बाकी जितने पेशवा थे, उनके क्या क्या कार्य थे, उनके विषय में मैं पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग लगभग इतना पढ़ना है। इसके बाद आते हैं हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में। जी हाँ, आधुनिक भारत का इतिहास। जब बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया गया, तो वहाँ तक हम लोग मानते हैं कि यहाँ से आपको लगभग मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाता है।
या यूँ कहिए कि यहाँ पर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का थोड़ा सा मिक्सचअप हो जाता है, मिक्सर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था। उस वक्त अपनी जड़ें जमाने का कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को समाप्त मानते हैं। फिर आते हैं हम लोग आधुनिक काल के इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। ये एक्चुअली में मुगल काल के दौरान ही हो चुका था। जैसे जहांगीर के समय भी कुछ आए थे और उत्तर मुगलकालीन शासक के कार्यकाल में भी आए थे। तो वहाँ से हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था। धीरे धीरे कैसे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, कैसे इन्होंने अपना विस्तार किया, उसके बारे में हम लोग उत्तर आधुनिक भारत काल के पहले अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा होता है साम्राज्य विस्तार। यूरोपीय कंपनियों में सबसे महत्वपूर्ण कंपनी थी ब्रिटिश, जी हाँ, अंग्रेजों की कंपनी। तो उन्होंने भारत में रहते हुए कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आपको साम्राज्य विस्तार के क्रम में। तीसरी आगे हम पढ़ेंगे आर्थिक योजनाएं। भारत में अंग्रेजों का मुख्य रूप से आने का मकसद ही था लूटना, भारत का शोषण करना। अब उन्होंने कैसे शोषण किया, क्या योजनाएं बनाई अपने आर्थिक फायदे के लिए, उसके बारे में हम लोग आर्थिक ब्रिटिश का अंग्रेजों का जो आर्थिक योजनाएं थी उसके बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कुछ उस समय, माफ़ कीजिएगा, उस समय कुछ धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया था। हमारे बहुत सारे धर्मगुरु के रूप में हो सकते हैं, जाने जाते हैं, जिसमें राजा राम मोहन राय प्रमुख थे। एक्चुअली धर्मगुरु नहीं थे, समाज सुधारक थे, लेकिन इन्होंने जो कार्य किए उन लोगों के बारे में हम लोग उन चीज़ों के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। इसमें आपको दयानंद सरस्वती हो गए, विवेकानंद हो गए, उन लोगों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे यहाँ से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में। फिर हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जो आधुनिक भारत के इतिहास से आता है, वो है 1857 की क्रांति। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर सवाल पीसीएस और एसएससी के में एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लगता है कि लगभग हर एग्ज़ाम या कंपटीशन में जहाँ से पूछे जाते हैं सवाल, वो आपको कैप्चर हो जाएंगे। इसमें 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम लोग स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम का जो बृहद रूप लेते जा रहे थे, किन किन का योगदान था, कैसे आगे बढ़ा, क्या क्या आंदोलन हुए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। जी हाँ, स्वतंत्रता, इसमें किसानों द्वारा किया गया विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, गांधी जी की क्या भूमिका रही, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के चैप्टर में। उसके आगे चलेंगे ब्रिटिश गवर्नरों का क्या क्रम था। भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर हुए, शुरू में गवर्नर कहा जाता था, फिर उनको आगे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर वायसराय कहा जाने लगा। तो किन क्रम में वो भारत में आए, उनकी नीतियाँ क्या थी, उन्होंने क्या क्या बदलाव किए, उनकी जानकारी हम लेंगे ब्रिटिश गवर्नरों के क्रम में। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत के इतिहास को ये 3 काल में बांटा गया, जिसका मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बारे में एक एक करके मैं आपके वीडियो डालता जाऊंगा, आप अध्ययन करेंगे तो आपको क्रमिक रूप से अध्ययन करने से आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा और याद करने में भी आसानी होगी। उसके पश्चात हम एक छोटा सा देख लेते हैं यहाँ पे, स्वतंत्रता के पश्चात भी कुछ इतिहास पढ़ना होता है हम लोगों को, जिसमें योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। जी हाँ, 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, इसके बारे में जानकारी लेंगे। भारत चीन युद्ध 1961 का, भारत पाकिस्तान युद्ध 71 का, और साथ में 65 का, 71 का, दोनों भारत पाकिस्तान युद्ध है। इस सब के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे, जहाँ तक कि आगे का मेरा वीडियो का सवाल है। तो फिलहाल दोस्तों, अब यहाँ तक हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसे आप लोग क्रमवार याद रखें कि कैसे कैसे हम लोग इसे पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा रहेगा। आप लोग को थोड़ा सा टिप्स देना चाहूँगा
बहुत सारे छात्रों को ये परेशानी होती है कि उसे याद कैसे किया जाए। बहुत सारे क्या एसएसबी में आया, इसका क्रम क्या है, किसने क्या कार्य किए, तो बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे तरीके हैं। आपको मानचित्र से भी आप उसका तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चार्ट बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, छोटे छोटे क्रम में याद करें। जैसे 5 आज किए, 10 कल किए, 15 कल किए, तो एक बार में नहीं होगा। अगर आपने चाहा कि एक बार में मैं कंप्लीट कर लूँ तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ अगर छोटे छोटे खंडों में आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगा, और धीरे धीरे आप लोग इसको आगे बढ़ाते जाएं। तो फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो तब तक के लिए आप लोग से इजाज़त चाहूँगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और जितना हो सके इसको प्रसारित करने के लिए कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।